हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नए इस एपिसोड में। आज जो हम सबका टॉपिक है वह है प्रकाशिक अपक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वे फैक्टर जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह या तो तीव्र हो जाती है या तो कम हो जाती है। यानी कि या तो इन फैक्टर्स के कारण जो फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रक्रिया है वह या तो इंक्रीज करती है या तो वह जो है डिक्रीज यानी कि घटती है, दोनों बात है। तो इन्हीं फैक्टर्स के विषय में हम सब आज देखेंगे कौन कौन से फैक्टर। जैसे अगर हमने खाना बना रहे हैं तो अगर हमने गैस को कम कर दिया तो गैस को कम करने के बाद खाना लेट बनेगा, जबकि अगर गैस को तेज करके बनाते हैं तो इतना भी तेज न करें कि खाना जल जाए, तेज करके बनाते हैं तो वह खाना जल्दी हो जाता है। उसी तरीके से जो फैक्टर था जो भोजन को इफेक्ट किया जल्दी और तेज बनने में वह था उसका जो था वह ज्वाला थी, जो हमने आग जलाई थी, जो गैस जल रहा था गैस को तेज और कम करने पर ही वह जो है भोजन जल्दी और बाद में पकता है। और जो अब हम देखते हैं फैक्टर्स जो हैं, अगर वह मोटी होगी, जो परत है बर्तन की वह मोटी होगी तो खाना लेट बनेगा, और अगर पतली रहेगी तो खाना जल्दी बनेगा। उसी तरीके से जिस तरीके के यहाँ पर फैक्टर जो हुए वह गैस का तेज कम और जो बर्तन है वह किस रंग का कैसा है मोटा पतला, उस आधार पर वह फैक्टर थे। यहाँ पर भी उसी तरीके के फैक्टर होंगे। जिन फैक्टर्स को अभी तक हमने 4 फैक्टर देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, स्टोम और जो था H2O, इन सब के देखा था। अब यही जो फैक्टर्स हैं, अब इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं, वही फैक्टर्स जो हैं उन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया कैसी होती है उन्हीं के विषय में देखेंगे। जो पहला कारक है वह है प्रकाश यानी कि सनलाइट। अगर सनलाइट बढ़ रहा है यानी कि सनलाइट का जो प्रकाश है, सनलाइट वह इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वह तीव्र जल्दी संपन्न होगी। और इसी के साथ जो दूसरा फैक्टर है वह है तापमान, टेम्परेचर। तापमान क्या होता है? तापमान अगर बढ़ता है एक निश्चित सीमा तक, यानी कि जो इसके जो बढ़ने के भाग होता है वह 20 डिग्री सेल्सियस से, कितने डिग्री सेल्सियस से हम सब देखते हैं, तो देखते हैं इसको हम सब। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक, यह जो है यह प्रत्येक 10 यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक अगर देखा जाए, तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो जो यह क्रिया होगी यह दुगनी तेज होगी, उसे 1 गुना तेज 2 गुना तेज हो जाएगा। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच प्रत्येक 10 डिग्री तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह दोगुनी हो जाती है। लेकिन अगर जब 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यही तापमान जब 40 डिग्री सेल्सियस पर हो जाते हैं, तो जो एंजाइम्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे एंजाइम्स के दूसरे चैप्टर में एंजाइम क्या होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं उन्हीं के उनका विघटन हो जाता है, वे टूट जाती हैं, जिसके कारण यह जो अपक्रिया प्रकाश संश्लेषण की होती है यह कम हो जाने लगती है। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री टेम्परेचर तक जब भी आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वह दोगुनी तेजी से संपन्न होने लगेगी।
और अगर वही 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो 40 डिग्री सेल्सियस पर जो एंजाइम्स होते हैं वे टूटने लगते हैं, उनका विघटन होने लगता है और इसी विघटन के कारण प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह धीरे होने लगता है। उसके बाद जो प्रकाश में लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। यानी कि अगर लाल रंग रहेगा प्रकाश में, ही देखिए लाल रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह सबसे तेज होती है, सबसे तेज लाल रंग में। और सबसे कम अगर होती है तो वह नीले रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। और वह प्रकाश जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है तो वह प्रकाश होता है हरे रंग के प्रकाश में। जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एकदम नहीं होती है। हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता। इंफ्रारेड किरणों के प्रकाश यानी कि अवरक्त किरणें, जब आप पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में, ये इस तरीके का प्रिज्म होता है। जब सूर्य की एक प्रकाश की किरण आती है तो यह 7 भागों में विभाजित हो जाती है, जिस 2 2 4 2 6 जिसको हम सब विबग्योर से याद रखते हैं। तो जब विबग्योर यानी कि रेड जो प्रकाश होगा वह सब यहाँ पर होता है, तो इसके ऊपर वाला जितना भाग होता है इसको हम सब अवरक्त किरणें इंफ्रारेड, और नीचे वाला जो भाग होता है उसको अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। तो यह इंफ्रारेड रेज यानी कि जो रेड के ऊपर होते हैं इंफ्रारेड, ये दिखाई नहीं देते हैं, इनके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह बहुत कम हो जाती है। और इसी घटना को रेड ड्रॉप कहते हैं। रेड ड्रॉप इसी घटना को कहा जाता है जब ये जो अवरक्त किरणें होती हैं, रेड कलर के जो किरणें होती हैं उनके ऊपर अवरक्त किरणें होती हैं। यही अवरक्त किरणें जब प्रकाश में आती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह एकदम घट जाती है, बहुत कम हो जाता है। तो इसी जो प्रक्रिया के कारण इसी को कहते हैं रेड ड्रॉप। और जो सबसे अधिक यानी कि हुआ लाल रंग में और सबसे कम नीले, और जिस एकदम नहीं होता है तो वह होता है हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है। अब जो दोस्तों अगला कारण जो है वह कारक फैक्टर जो है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, अगर इन्वायरमेंट पर्यावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है तो जो यह प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वह तीव्र गति से संपन्न होगी। लेकिन अगर वायुमंडल में इसकी सांद्रता बिल्कुल कम है तो यह जो प्रक्रिया होगी कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, यह बिल्कुल कम हो जाएगी। उसके बाद जो अगला कारण है वह H2O, चौथा कारक H2O अगर जल देखा जाए तो सभी जीवधारियों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर H2O उचित मात्रा में उपस्थित है तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह ठीक प्रकार से संपन्न होगी। लेकिन अगर H2O की कमी हो गई तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीरे धीरे होने लगेगी, कम हो जाएगी, इसकी दर घट जाएगी। उसके बाद अन्य जो कारण आएंगे, 5वां जो हेडिंग डालेंगे वो हम डालेंगे अन्य कारण। अन्य कारण में वे कारण आएंगे जो इन सब के अलावा होंगे। जैसे अगर जो पत्तियां होती हैं, पौधों में पौधों में आयरन आदि खनिज तत्वों की मात्रा, क्लोरोफिल की मात्रा, पत्तियों की संरचना, पत्तियों बनावट, पत्तियों की स्थिति आदि कारकों द्वारा भी कौन कौन से कारक, जैसे अगर देखा जाए तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये हो गई हमारी पत्ती, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगर इस पत्ते को हम सब पलट दें
इस पत्ते को हमने पलट दिया तो पीछे की तरफ जो होते हैं वह यहाँ पर स्टोमेटा यानी कि जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पीछे की तरफ स्टोमेटा अधिक होते हैं, जबकि ऊपर की तरफ स्टोमेटा कम होते हैं। अगर स्टोमेटा की संख्या अधिक होती है तो प्रकाशिक अपक्रिया तीव्र गति से होगा, और अगर स्टोमेटा की संख्या कम है तो प्रकाशिक अपक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया है, सॉरी फ्रेंड्स, जहां जहां इस लेक्चर में मैंने अगर कहीं प्रकाशिक अपक्रिया बोला होगा तो उसको आप प्रकाश संश्लेषण लेकर लीजिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण जो होगा यह प्रकाश संश्लेषण इसी वीडियो में, केवल पिछली वीडियो में प्रकाशिक अपक्रिया था, तो यहाँ पर स्टोमेटा की संख्या बढ़ने पर जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया तीव्र हो जाती है, जबकि यह घटने पर स्टोमेटा की संख्या इसकी प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया कम हो जाती है। और अगर आयरन तथा मैग्नीशियम जैसे जो जरूरी तत्व होते हैं अगर वे तत्व कम पाए जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वह बहुत ही धीरे गति से संपन्न होगी। और इसी के साथ अगर पत्तियों की बनावट कैसी है, यदि पत्तियां जो पौधे से लगी हुई हैं अगर इस तरीके से हैं तो यह जो है इस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया तीव्र हो जाएगी। यदि पत्तियां कहीं सीधे न हो करके बल्कि सूर्य के तरफ न झुक करके दक्षिण दिशा में इत्यादि दिशाओं में झुक जाए तो वहां पर सूर्य के प्रकाश उसको पूरी तरीके से नहीं मिल पाएंगे, जिससे प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया कम हो जाती है। और अब पढ़ेंगे हम सब प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। प्रकाश संश्लेषण में निकलती कौन सी गैस है, तो ऑक्सीजन गैस निकलने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने से पहला जो फायदा होता है वह प्रकाश वातावरण की शुद्धता बनी रहती है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटो सिंथेसिस। पहला जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालने के कारण प्रकाश जो वातावरण की शुद्धता बनी रहती है। दूसरा फैक्टर यह होता है कि वातावरण में प्रदूषण की कमी होती है। तीसरा, सभी जंतुओं के लिए जो जीवित प्राणवायु है वह ऑक्सीजन है जो इस अपक्रिया से निकलती है, इसीलिए इस अपक्रिया यहाँ से सभी जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। वातावरण में समस्त गैसों का जो संतुलन रहता है वह बना रहता है। संतुलन, ये हमारे प्रकाश संश्लेषण का महत्व। और एक और महत्व है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है और यही भोजन आहार श्रृंखला आखिरी चैप्टर में हम सब देखेंगे जिस तरीके से ऐसा पिरामिड होता है। जो सबसे पादप जो होते हैं प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए, उसके बाद जो उसके उपभोक्ता है प्राथमिक उपभोक्ता जो कि पादप से जीवित रहते हैं, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद सबसे कम संख्या होनी चाहिए तृतीयक उपभोक्ता को। तो पादप से यानी कि जो उत्पादक होते हैं उन्हीं के द्वारा ही जो भोजन बनता है वही भोजन सभी जीवधारियों में चलाता है। और इसी कारण अगर पादप द्वारा भोजन बनाया जाता है तो वह आहार श्रृंखला में निरंतर चलता रहता है। तो यह भी एक महत्व